हेलो बच्चों, मैं ममता जी क्लास 9 हिस्ट्री में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपना हिस्ट्री का सेकंड लेसन रूस में यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के 4 वीडियो अपन पढ़ चुके। आज अपन अपना 5वां वीडियो पढ़ेंगे और 5वें वीडियो के अंदर अपन क्या देखेंगे? 1905 की रूसी क्रांति। तो बच्चों, 1905 की रूसी क्रांति स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि रूस के अंदर सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति को अध्ययन करते हुए अपन ने देखा था कि लोगों की विचारधारा में चेंज आ रहा था। लोग समाजवादी विचारधारा की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में ही लेनिन का उदय हुआ था और लेनिन क्या चाहते थे कि जितनी भी क्रांति होए उसका नेतृत्व कौन करे? उसका नेतृत्व श्रमिक या मजदूर करे। जबकि जो हमारा दूसरा जो ग्रुप था वो चाहता था कि जो समाजवादी पार्टी के अंदर या उसका जो नेतृत्व है वो कौन करे? किसान करे। तो लेनिन श्रमिकों के पक्ष में थे और वो श्रमिकों को किसानों से ज़्यादा बेहतर मानते थे। किस रूप में? क्रांति का नेतृत्व करने के पक्ष में। तो ऐसे के अंदर जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी बच्चों, जो जिसका निर्माण कब हो गया था? 1898 में। लास्ट वीडियो के अंदर अपन इसको देख चुके कि 1898 के अंदर रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना हो चुकी थी। 1930 में आते आते ये पार्टी 2 भागों में बढ़ गई। एक पार्टी थी बोल्शेविक, जिसका जो नेता कौन थे, नेतृत्व कौन कर रहे थे? लेनिन। और दूसरी पार्टी थी मेंशेविक और जिसका नेतृत्व कर रहे थे मार्टो। तो बच्चों, क्यों ये बढ़ गई? क्योंकि अपन जानते हैं जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबके विचार एक जैसे नहीं होते, सबके अलग अलग विचार होते हैं और उसके अंदर जो लीडरशिप करता है वो एक लीडर बन जाता है और उस विचार के जो लोग होते हैं वो उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। तो इसी तरह रूस में भी जो 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी वो 1903 में आते आते 2 भागों में बढ़ गई। एक का नाम था बोल्शेविक, जिसका जो नेतृत्व मैंने बताया आपको कौन कर रहा था? लेनिन। और दूसरा है मेंशेविक। अब यदि रशियन लैंग्वेज अपन देखें तो बोल्शेविक का मतलब होता है बहुमत, मतलब ऐसी पार्टी जिसको बहुत सारे लोग पसंद करते थे वो थी बोल्शेविक। और इसको जो नेतृत्व लीडरशिप कौन कर रहे थे? इसके लीडर लेनिन। और दूसरी थी मेंशेविक, जो अल्पसंख्यक लोग थे इसमें इसके फॉलोवर कम थे और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो था मार्टो। अब बोल्शेविक का क्या एजेंडा था? बोल्शेविक जो रशियन का जो क्रांति थी या जो दल था उसका क्या एजेंडा था? तो इसके अंदर क्रांतिकारी लोग थे, क्रांतिकारी उग्र, यानी उनका मतलब था कि बस कैसे भी करके हमें समाजवादी विचारधारा को लाना है, समाजवाद की स्थापना करना है, जो निरंकुश राज है किसका? जार का, उसको खत्म करना है और पूंजीपतियों का आधिपत्य खत्म करके और वहां पर मजदूरों का आधिपत्य लाना है। किसानों को उनको जमीन दिलानी है, किसान को लगानों से मुक्त करना है। ये सब समाजवादी लोगों की विचारधारा थी और इसी के लिए उन्होंने क्रांति की थी। तो बोल्शेविक जो संगठन था समाजवादी विचारधारा के लोगों का, उसके जो नेता लीडर थे वो लेनिन थे। ये क्रांतिकारी थे और इनका जो सारा कार्य एक प्लान्ड वे में था, मतलब बहुत अत्यधिक अनुशासन था, सारा कार्य नियम और कानून से होता था। और ये जो था इनका एक अपना चिन्ह था, जो बोल्शेविक पार्टी उसका एक अपना लोगो था, जिससे ये पहचान हो जाता था कि ये बोल्शेविक पार्टी के लोग हैं। तो बोल्शेविक पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। लेनिन इसके लीडर थे और इसमें कड़ा अनुशासन था और सारा कार्य प्लान्ड वे में होता था और ये क्रांतिकारी थे। इनका ये था कि कैसे भी करके हमको समाजवाद की स्थापना करनी है। और बच्चों, एक बात है यहाँ पर और समझने की बात है कि 1917 के बाद ये पार्टी प्रभाव हुई, लेकिन 1917 से पहले 1903 के अंदर इसका विभाजन तो हो गया था रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी का, लेकिन 1917 के बाद ये पार्टी प्रभावित। लेकिन 1917 से पूर्व मेंशेविक, जिसको कि मार्टो जिसके लीडर थे, ये पार्टी अधिक सक्रिय थी। और इसमें कौन लोग थे? इसमें बहुत कम लोग थे, अल्पसंख्यक लोग थे। और इनका जो एजेंडा था वो सुधारवादी, शांतिपूर्ण तरीका, मतलब सुधारवादी। उनका ये नहीं था कि बस मार धाड़ करके और जार का जो निरंकुश शासन उसको खत्म, तो ये भी करना चाहते थे। इनका भी जो लक्ष्य तो वही था कि निरंकुश जो जार है उसका जो कानून है उसको खत्म करो, समाजवादी विचारधारा है, लोगों को उनका अधिकार मिले, श्रमिकों को काम के बदले बराबर वेतन मिले। लेकिन इनका वे अलग था, इसका कोई खास अनुशासन नहीं था, इतना कठोर कानून भी नहीं थे और ये सुधारवादी थे
और इनका ये मानना था कि एक चुनाव हो, चुनाव के द्वारा संसद बने और संसद फिर जार के ऊपर नियंत्रण करे। अर्थात ये चुनाव के द्वारा शांतिपूर्ण सुधारवादी तरीके से समाजवाद लाना चाहते थे, लेकिन जो बोल्शेविक थे वो क्रांति के थ्रू बदलाव लाना चाहते थे। तो बच्चों अपन ने ये देख लिया कि 1905 की रूसी क्रांति से पूर्व 1903 के अंदर बोल्शेविक और मेंशेविक दो दल बन चुके थे और दोनों ही दल ने आगे कार्य किया, लेकिन 1917 से पहले तो मेंशेविक ने कार्य अधिक किया और 1917 की क्रांति के बाद बोल्शेविक वापस प्रचलन में आया। इसके लीडर लेनिन थे और इसका लीडर मार्टो थे। ये अब आज हमारी पृष्ठभूमि खत्म हो गई यूरोप और यूरोप में रूस के। वहाँ पर जो रूसी क्रांति प्रारंभ हुई उसके पहले की पृष्ठभूमि को पढ़ते पढ़ते हमने लगभग 4 वीडियो देख लिए और हमने अच्छे से समझ लिया कि क्रांति से पहले रूस में क्या क्या कैसे कैसे चल रहा था। अब अपन आ जाते हैं 1905 की रूसी क्रांति पर। तो मैंने एक बार पहले भी वीडियो में बताया था कि रूस में क्रांति को अपन 3 बार हुई थी। 1905 की रूसी क्रांति, 1914 की रूसी क्रांति और 1917 की रूसी क्रांति। 1905 की जो रूसी क्रांति थी उसने एक चिंगारी लगा दी थी। जो इतनी बड़ी आग लगी रूसी क्रांति की, उसकी चिंगारी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 1905 से। 1905 के अंदर जब लोग एक्टिव हो गए थे, लोग सजग हो गए थे, उनमें समाजवादी विचारधारा आ गई थी और वो अवेयर हो गए थे अपने अधिकारों के लिए। तो 1905 की क्रांति जो 1917 की क्रांति के लिए माइलस्टोन, नींव का पत्थर साबित हुई, क्योंकि यहाँ पर सारा प्रिपरेशन हो चुका था। लोग मेंटली प्रिपेयर हो गए थे कि अब और नहीं, अब हम और जार को नहीं सहेंगे। अब क्या हुआ कि 1905 से लेकर 1914 तक तो ये सब कुछ चलता ही रहा, लेकिन 1914 के अंदर जा करके जार का खात्मा हो गया। यानी जारशाही, जो जार का जो राजतंत्र था वो खत्म हो गया, उसकी निरंकुश सत्ता खत्म हो गई। कब? 1914 में। और ये फरवरी की क्रांति थी। अब आपको मैं भी यहाँ पर बताऊंगी कि मैंने फरवरी मार्च 2 महीने क्यों लिखे, तो मैं अगली लाइन के अंदर आपको ये सब कुछ बताने जा रही हूँ। इसी प्रकार 1914 के बाद 1917 आया। 1917 अक्टूबर में भी ये क्रांति अधिक चली और यहाँ पर आते आते आर्थिक स्वतंत्रता को लोगों ने अधिक महत्वपूर्ण मान लिया था, क्योंकि जार तो खत्म हो गया था। अब लोग अपने आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होना चाहते थे। तो इस प्रकार हमने तीनों क्रांति पढ़ी और 1917 के अंदर अपन देखेंगे कि लेनिन भी आकर के इनसे जुड़ गया था। अब बच्चों आपको मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि मैंने 1914 में फरवरी मार्च 2 महीने क्यों लिखे, इसी प्रकार 1917 में अक्टूबर नवंबर 2 महीने क्यों लिए। तो बच्चों क्या था कि रूस में 1917 से पहले जूलियन कैलेंडर चलता था, लेकिन 1917 की क्रांति के बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता रहा और दोनों कैलेंडर में 13 दिन का डिफरेंस था। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था वो 13 दिन आगे था। तो मैंने यहाँ पर फरवरी मार्च इसीलिए लिखा है कि यदि हम जूलियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये क्रांति फरवरी में हुई थी, लेकिन यदि अपन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो यही क्रांति कब हुई थी? मार्च में हुई थी। यही बात 1917 की क्रांति में भी है। यदि हम जूलियन कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं तो 1917 की जो क्रांति है वो कब हुई थी? अक्टूबर में हुई थी। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं तो 1917 की जो क्रांति थी वो नवंबर में हुई थी। अर्थात दोनों कैलेंडर के अंदर 13 दिन का अंतर है। तभी बच्चों जो विश्व महिला दिवस है वो विश्व में वैसे तो 28 फरवरी को था, लेकिन उसको 8 मार्च को भी मनाया जाता है। तो इस प्रकार 13 दिन का ये डिफरेंस इन दोनों कैलेंडर की वजह से चल रहा था। तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया, एक अपन ने स्ट्रक्चर बना दिया कि 3 तरह की क्रांति थी, 1905 की क्रांति, 1914 की क्रांति और 1917 की क्रांति। अब अपन बात करते हैं, जब अपन क्रांति की बात करते हैं, जैसे अपन ने फ्रांस में पढ़ा था कि जब फ्रांस में क्रांति हुई तो इसके क्या क्या कारण थे। आपको याद है ना, अपन ने फ्रांस में देखा था उसमें 3 स्टेट थे और किन 2 स्टेटों के साथ अत्याचार हो रहा था। तो आज मैं उसको रिपीट ना करूँगी और सिर्फ इतना ही बताऊँगी कि फ्रांस की ही तरह रूस में भी जो क्रांति हुई थी उसके कई सारे कारण थे, जिसमें आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक हम अलग अलग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे रूस की क्रांति के राजनीतिक कारण। तो रूस की क्रांति के राजनीतिक कारण सबसे पहले अपन सबको बताएं कि जार का निरंकुश शासन। जार कैसा था? निरंकुश था, अपनी मनमानी करता था। उसने जो कह दिया वो नियम, किसी के नहीं सुनता था। किसानों के ऊपर लगान वगैरह लगा रखे थे और श्रमिकों का भी शोषण हो रहा था। तो ऐसे में जो
जार जो था वो संसद के भी अधीन नहीं था। जार अपनी मनमानी करता था और वो संसद का कहना भी नहीं मानता था, यानी जार संसद के अधीन नहीं था। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और अब उन्होंने कसम खा ली थी कि अब किसी भी तरह से रूस में समाजवाद लाना है। तो रूस में समाजवाद आने का अर्थात रूसी क्रांति का मुख्य कारण था जार का निरंकुश शासन होना और जार का संसद के अधीन नहीं होना। अगली बात अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, कितने सारे ग्रुप थे, लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी, राष्ट्रवादी, सोशल डेमोक्रेटिक, ये सब ग्रुप भी अब एक साथ हो गए थे और उन सब ने क्या मांग की थी, अब हमको हमारा अधिकार चाहिए, अब ये तानाशाही, जार की तानाशाही और नहीं चल सकती है। तो ये सब लोग मिल करके आगे आ गए थे, जगह जगह के ऊपर इन्होंने नारेबाजी, हड़तालें वगैरह स्टार्ट कर दी थी और रूस की क्रांति का बिगुल बजाने का तैयारी हो चुकी थी। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि रूस में कई सारे धर्म के लोग थे, लेकिन सभी धर्म यूं अलग अलग थे, लोग धर्मों को मानने वाले अलग अलग थे, लेकिन संकट के समय सब एक थे। तो जहाँ पर ये सब कुछ क्रांति का चल रहा था, वहीं पर जो मुस्लिम वर्ग था, जिनको कि जदीदियों का है, क्या कहा है, जदीदियों, इन्होंने भी क्या करा, इनका समर्थन किया कि हाँ क्रांति होनी चाहिए और समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए। तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहीं पर इसकी वीडियो को एंड करूंगी। आगे आर्थिक, सामाजिक और अन्य कारण हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर अपन ने देख लिया कि जो लेनिन था वो श्रमिकों के नेतृत्व के पक्ष में था, वो किसानों के नेतृत्व के पक्ष में नहीं था। और 1858 के अंदर, 1898 के अंदर जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी उसका विभाजन हो गया था, बोल्शेविक और मेंशेविक। 1903 में इसका विभाजन हो गया था। दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया और फिर मैंने बताया कि 1905 की रूसी क्रांति कैसे हुई और 1905, 1914 और 1917 3 चरणों में रूसी क्रांति हुई थी और 13 दिन के फर्क की बात भी मैंने आपको बता दी और साथ में बता दिया कि रूसी क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।